Hello, good afternoon everyone. Welcome to the Thought Tree. We are here with today's The Hindu analysis. So our question of the day is, which among the following are called as Bretton Woods twins? इनमें से किसको ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं: ब्रिक्स एंड ब्रेटन वुड्स फंड, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, IBRD एंड IDA, ब्रेटन वुड्स बैंक एंड ब्रेटन वुड्स फंड. तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. यू मस्ट बी नोइंग ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से किसको जाना जाता है. तो फर्स्ट न्यूज इज स्विफ्ट. स्विफ्ट बेसिकली न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये बोला जा रहा है कि रशिया को इससे निकाल रहे हैं, हम स्विफ्ट से निकाल रहे हैं. तो स्विफ्ट इज बेसिकली व्हाट? स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. बेसिकली ये क्या करता है, जो डिफरेंट कंट्रीज के बैंक्स होते हैं उनमें जो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की इंफॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है मैसेजिंग के थ्रू. इसके थ्रू आपको पता लगता है कि कौन से बैंक्स के साथ आपके साथ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर इस सिस्टम का इज बेसिकली बेल्जियम. कहाँ पर है? बेल्जियम में है. एंड रशिया इज टू बी एक्सक्लूडेड. तो ये एक इकोनॉमिक सैंक्शन का काम करेगा, लिमिटेशन का काम करेगा. तो रशिया को इसमें से एक्सक्लूड करने की बात चल रही है, ऑलमोस्ट हटा दिया गया है. इट प्रोवाइड्स अ मैसेजिंग नेटवर्क. बेसिकली ये स्विफ्ट देता क्या है? ये एक मैसेजिंग नेटवर्क प्रोवाइड कराता है जिसको बैंक्स यूज करते हैं अपने इंटरबैंक ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए. ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ मैसेजिंग नेटवर्क यूज्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली फॉर क्विक एंड फॉल्टलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. क्विक एंड फॉल्टलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. फॉल्टलेस होनी चाहिए, वरना चांसेस होते हैं ब्लैक मनी के. अगर किसी कंट्री को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है ना, जैसे रशिया को कर रहे हैं, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिर? अब जैसे रशिया को कर रहे हैं तो रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? रशिया पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि रशिया की फॉरेन फंडिंग अफेक्ट होगी. ठीक है, फॉरेन फंडिंग अफेक्ट होगी. कैसे? जो बैंक से उनको फंड्स मिल सकते थे दूसरे बैंक से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो नहीं मिलेंगे. जब फॉरेन फंडिंग अफेक्ट होगी तो इकोनॉमी को फंड करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए. सो दे वुड रिजॉर्ट टू व्हाट? दे वुड बी डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा डिपेंड करेंगे. उनको जितना भी फंड मोबिलाइज करना होगा, फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही एक रास्ता उनके लिए बचेगा. तो फॉरेन फंडिंग उनके पास जो है वो कम हो जाएगी. तो ये था स्विफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बेल्जियम, ये याद रखना, ये आ सकता है प्रीलिम्स में. हेडक्वार्टर्ड इन बेल्जियम. Then another news is US has protested against Canada's decision to impose digital services tax of 3% on large companies that sell various services in India. In Canada. यूएस की जो कंपनीज कनाडा में डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, उनको कनाडा से अर्निंग मिलती है, तो उन पे 3% टैक्स लगाने की बात की, जिसको यूएस प्रोटेस्ट कर रहा है. अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का. कई बार एमएनसीज क्या करती हैं, अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेस हैं लेकिन शो नहीं करती कि प्रॉफिट हो रहा है, बेस को इरोड कर देती हैं. बेस मतलब जिस पे वो टैक्स लगना है, जिस बेस पे वो टैक्स लगना है उसी को शो नहीं कर रही, तो टैक्स नहीं लगेगा. ये मनी लॉन्ड्रिंग से, टैक्स इवेजन करने का एक तरीका होता है. मनी लॉन्ड्रिंग करना, टैक्स से बचना, टैक्स इवेजन करना इलीगल तरीके से, है ना. तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. बेस को इरोड कर दिया. प्रॉफिट शिफ्टिंग, प्रॉफिट हो भी रहा होगा तो उसको दिखाएंगे नहीं, उसको किसी टैक्स हेवन में जाके जमा करा देंगे. टैक्स हेवंस क्या होती हैं? टैक्स हेवंस वो कंट्रीज होती हैं जहां पर मिनिमल या नो टैक्स लगता है. ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड का नाम सबको पता होगा. स्विस बैंक अकाउंट बहुत सारे लोगों के मिलते हैं, है ना. पनामा पेपर लीक भी आपने सुना होगा. तो बेसिकली यूएस प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन ये चाहते हैं इनको टैक्स किया जाए. कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, नई नई पॉलिसीज बनाई जा रही हैं कि कैसे इन कंपनीज का बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग से जो कंट्रीज का लॉस हो रहा है, इनकी ये प्रैक्टिस को कैसे रोका जा सके. ठीक है, तो ये भी उसी तरफ एक नया डेवलपमेंट है कनाडा जो करना चाह रहा है. तो बेसिकली आपको ये मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या. Then we have this concept of negative externalities. एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? किसी भी एक्टिविटी का, किसी फिनोमिना का जो कॉन्सिक्वेंसीज होती है ना, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है. नेगेटिव मतलब जिसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसी है, पॉजिटिव मतलब जिसका पॉजिटिव है. अब जैसे मान लो इंडस्ट्री डेवलप करते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो उसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है? पोल्यूशन. ऐसे ही अगर आपके आसपास कुछ अच्छा सा मॉल या पार्क बनता है तो आपको उससे फायदा है, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है ना.
नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का यहाँ पे एडिटोरियल था, इसमें बेसिकली ये बोला है कि हम जो प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उससे प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वो हमारे लिए एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। प्लास्टिक आप सबको पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, मराइन सोर्सेज में जाके वो जमा हो जाता है, टर्टल्स कंज्यूम करते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल्स की पॉपुलेशन गिरने का वन ऑफ द मेन रीजन इज प्लास्टिक स्ट्रॉ जो हम कंज्यूम करते हैं, वो कोस्ट में यूं ही आइडियली पड़ी हुई होती हैं कोस्टल एरियाज में, वो उसको कंज्यूम करते हैं, उससे उनका चोक हो जाता है पूरा सिस्टम, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में यहाँ प्लास्टिक बैग्स की वजह से खासकर जो पोल्यूशन हो रहा है उसको एम्फसाइज किया, हमको इसका अल्टरनेट निकालने की सख्त जरूरत है, ठीक है। इट्स हाई टाइम कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन पे एक्शन लें, वरना देयर वुड बी huge amount of negative externalities. We need to promote sustainable environment. Sustainable environment हमको promote करना है, sustainable development करना है। वो क्या होता है, आज भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। फ्यूचर जनरेशन की नीड को हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी, इंटरजेनरेशनल इक्विटी इज बेसिकली व्हाट, कि आज जो जनरेशन है उसके पास तो रिसोर्सेज हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है तो एडवांस होती है, ज़्यादा एडवांस रिसोर्सेज चाहिए होंगे डेवलप करने के लिए, तो इंटरजेनरेशनल इक्विटी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज की जनरेशन ने ही सारा रिसोर्सेज को जो यूज करके खत्म कर दिया, नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। सो वी नीड टू एंश्योर इंटरजेनरेशनल इक्विटी एज वेल। Then estimating social cost and ecological tax rates. It happens, ऐसा कंट्रीज में हो भी रहा है, जो इंडस्ट्री ज्यादा पोल्यूट करती है उन पे सोशल कॉस्ट कैलकुलेट करके कितना सोशल कॉस्ट है इनका, इतना पोल्यूशन है, टैक्स भी लगाया जाता है। अब इससे दो फायदे हैं, एक उस टैक्स से जो अर्निंग मिलेगी वो गवर्नमेंट उसको रिकरेक्ट करने में यूज कर सकती है, उस पोल्यूशन को कम करने में। दूसरा, अगर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो पोल्यूशन कम करेंगे, तो डिसइंसेंटिवाइज होंगी इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करने के लिए। सो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हमको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करना है। ओके, Than this news, India abstained from voting against UNSC meeting, against Russia in UNSC meeting. Now see, India, आपको सबको पता होगी है न्यूज कि इंडिया जो है उसने रशिया के अगेंस्ट में वोट नहीं किया। दिस वॉज वेरी ऑब्वियस, वेरी मच एक्सपेक्टेड, ऐसा ही होना भी चाहिए था, क्योंकि इंडिया ग्रुपिज्म में बिलीव नहीं करता। अगर हम ग्रुपिज्म करने लगेंगे तो विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस वेस्ट के साथ भी है, ईस्ट के साथ भी है। शुरू से इंडिया ने एक मिडिल अप्रोच अपनाई है। इंडिया हैज नेवर बिलीव्ड इन ग्रुपिज्म और इन पोलराइजेशन ऑफ पावर, कि कैपिटलिस्ट हो जाएं सब या सोशलिस्ट हो जाएं सब। इंडिया ने खुद ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब यूएस चाह रहा था कि सब कैपिटलिस्ट बने और यूएसएसआर चाह रहा था सब सोशलिस्ट बने, तो इंडिया पेव्ड अ मिडिल वे। इंडिया ने कुछ प्रोविजंस उसके लिए, कुछ उसके लिए, और मिक्स्ड इकोनॉमी काइंड ऑफ डेवलपमेंट मॉडल एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी जब आया, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था, तो उसमें क्या था, नॉन अलाइनमेंट, किसी के साथ हम अलाइन नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है कि हम प्रो यूएसए या प्रो रशिया, हम सबके साथ इक्वल स्टेटस रखना चाहते हैं। तो ये इंडिया की डिप्लोमेसी आपको समझनी है कि इंडिया ग्रुपिज्म में बिलीव नहीं करता, ठीक है। अगर रशिया के अगेंस्ट में वोट कर दिया तो यूएस तो खुश हो जाएगा, लेकिन रशिया के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। अगर नहीं किया, ठीक है, तो यूएस नाराज हो जाएगा। तो हमको बचना है ऐसी मीटिंग से, हम वोट ही नहीं करते उस सिचुएशन में। इंडिया हैज ऑलवेज चोजन टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, कि इन दोनों के बीच में हमको एक बैलेंस लेके चलना है हमेशा। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया की डिप्लोमेसी हमेशा ऐसी रही है। एक तो इंडिया सॉफ्ट पावर में ज्यादा बिलीव करता है, अप टू द एक्सटेंट कि आप बहुत ज्यादा ही वायलेंट नहीं हो रहे, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से जितना काम निकाला जा सकता है उतना निकालना है। वॉर इज द लास्ट ऑप्शन, ओके। सॉरी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन हमारा क्या था कि ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से किन दो ऑर्गेनाइजेशंस को जाना जाता है। तो बेसिकली IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF एंड वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से हम जानते हैं। ब्रिक्स एंड ब्रेटन वुड्स नहीं है। IBRD, IDA, इन दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, लेकिन ब्रेटन वुड बैंक एंड ब्रेटन वुड फंड ऐसा कुछ है नहीं। तो आंसर वुड बी बी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ब्रेटन वुड्स एक जगह है यूएस में जहां पर इनको एस्टैब्लिश किया था, तो इसलिए इनको ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। सेम कन्वेंशन के अंडर में देवर एस्टैब्लिश्ड। सो
दैट इज इट फॉर टुडेज एनालिसिस। आई होप आपको समझ आया होगा। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था स्विफ्ट, ये आपको ध्यान रखना है। एंड प्लीज लाइक अस, शेयर अस एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।